यूनिट कॉस्टिंग के बाद अब हम बात करते हैं बैच कॉस्टिंग की। ठीक बात है, बैच कॉस्टिंग। तो देखा जाए तो यूनिट कॉस्टिंग का अपोजिट ही हो गया ये, है ना। जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा होगा, बैच मतलब एक साथ कुछ यूनिट बनाई जाएंगी, है ना। सो चलिए कुछ लिखते हैं अपन पहले। सबसे पहली बात, दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड in industries where articles या फिर products are manufactured in predetermined लॉट्स। मतलब ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग पता है किन इंडस्ट्रीज़ में लगाई जाती है, जहाँ पर जो आर्टिकल्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, वो प्री डिटर्मिन लॉट्स में बनाए जाते हैं ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नोन एज बैच, जिन्हें हम बैच कहते हैं। तो बैच कॉस्टिंग वाली जो मेथड है वो वहाँ पर लगाई जाती है जहाँ पर यूनिट्स बैच में बनते हैं, एक साथ बनते हैं, लॉट में बनते हैं, है ना। ठीक है, इस मेथड की खास बात ये होती है कि कब लगाई जाती है, इट इज़ यूज्ड, कहाँ पर यूज होती है, वेयर लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर यूनिट्स are produced, where large number of similar units are produced। क्या मतलब हुआ, नॉर्मली बैच में क्या होता है, नॉर्मली बोल रहा हूँ ये, है ना, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर यूनिट्स, एक जैसी यूनिट्स ही बैच में नॉर्मली बनाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की यूनिट एक साथ बनना संभव ही नहीं है ना। अब ऐसे समझ लो, जैसे मान लो मैं बैच लगाता हूँ, सपोज़ मैं क्लास पढ़ाता हूँ, सपोज़, है ना। तो अभी एक क्लासरूम में मैं या तो ये इंटर वालों को बिठा सकता हूँ या फाइनल वालों को या फाउंडेशन वालों को, मिक्स करके तो नहीं बिठा सकता ना, है ना, ऐसे। फिर अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो आप देखो जो पेन बनते हैं, आपके पेन्स बनते हैं, एक एक पेन तो नहीं बना सकते ना यार, ये तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। या फिर आपकी मेडिसिन्स हो जाती हैं, मेडिसिन्स हो सकती हैं जिनको अपन एक एक करके नहीं बना सकते हैं, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनके केस में अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं। ब्रेड्स वगैरह हो सकती हैं, है ना, या किसी मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं जो इसी तरीके से बनेंगे, है ना। ओके, तो भाई बैच कॉस्टिंग वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर स्मॉल आइटम्स बहुत सारे नंबर्स में बनाए जाते हैं ना। और नॉर्मली बैच कॉस्टिंग देखना आप तभी लगती है जब स्मॉल आइटम्स होते हैं, जैसे मैंने मेडिसिन का बोला, पेन का बोला। अभी बैच में बहुत बड़े बड़े आइटम नहीं बन सकते ना यार, पर वो पॉसिबल नहीं होता टेक्निकली, है ना। अच्छा, बैच बनाने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, टेक्निकली कहो या फिर मतलब आप इकोनॉमिकली देख लो, दोनों तरीके से कई बार बैच बनाना सही रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब आप बैच में काम करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो थोड़ा सा कम लगेगी, क्योंकि काम बैच में एक साथ हो जाता है तो हर चीज़ थोड़ा सस्ते में मिल जाती है और काम कन्वीनियंट तरीके से हो जाता है, नहीं। ओके, तो ये है अपना क्या, बैच कॉस्टिंग। इसके अलावा अपन बात करें कि बैच कॉस्टिंग जब होती है तो पता है अपन क्या करते हैं, हर बैच को एक पर्टिकुलर नंबर दे देते हैं, है ना। सो अपन यहाँ लिख सकते हैं अ यूनिक नंबर इज अलॉटेड फॉर ईच बैच। हर बैच को अपन क्या कर देते हैं, एक यूनिक नंबर दे देते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई करना इजी रहे कि ये कौन से बैच का माल है। इनफैक्ट कई बार आपने प्रोडक्ट के ऊपर देखा भी होगा, उसमें लिखा रहता है बैच नंबर, है ना, तो उससे पता चल जाता है कि कौन से बैच का ये पर्टिकुलर माल है। अगर कभी कुछ ख़राब वराब हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो भी अपन वहाँ से चेक कर सकते हैं कि यार ये कौन से बैच का है, तो भाई पता चल जाएगा कि उस बैच के बाकी आइटम भी तो ख़राब हो सकते हैं,
है ना। तो बैच में चलने के बहुत सारे फ़ायदे, और आप देखना अधिकतर जो छोटे छोटे आइटम बनते हैं वो सब बैच में ही आपको बनते दिखेंगे, क्योंकि उन्हें एक एक करके बनाना संभव नहीं है। जैसे बहुत छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं, तो अब वो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं अपन कि वो छोटे छोटे से टॉयस एक एक करके सब बना रहे हैं ना, तो वो सब अपन बैच में ही बनाते हैं। चलो, तो अब भाई बैच की कॉस्टिंग कैसे होगी ये हमें समझना है कि किसी पर्टिकुलर बैच की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। तो हम क्या करेंगे भाई, उस पर्टिकुलर बैच में जो भी मटेरियल लगेगा, जैसे मान लो सपोज़ अपन बैच बनाते हैं जिसका नंबर है सपोज़ 502, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा वो देख लेंगे, डायरेक्ट लेबर कितना लगा वो देख लेंगे, और किसी ना किसी रीजनेबल बेसिस पर अपन ओवरहेड इस पर चार्ज कर देंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी, कौन सी, बैच की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, अगर आपको एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है तो उस बैच में जितनी भी यूनिट बनी है, सपोज़ 50 या 100 जितनी भी यूनिट बनी होंगी, तो उतनी यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट जो है वो आपकी कॉस्ट निकल जाएगी, है ना। तो बैच कॉस्टिंग अब दिमाग में रखना कि जब लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स जो सिमिलर होते हैं, जो स्मॉल होते हैं, उनके केस में बैच कॉस्टिंग लगती है ना। तो एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको, है ना। पर इसमें ये बात तो हमेशा ही दिखेगी आपको कि आइटम सिमिलर होंगे, अगर सिमिलर नहीं होंगे तो डिसिमिलर आइटम एक साथ बन ही नहीं सकते ना यार, है ना। ओके, सो अगेन हमें कॉस्टिंग करनी है जब बैच की, तो कैसे करेंगे, फिर वही कॉस्ट शीट बनानी है आपको। तो कुल मिलाकर मैंने कहा था कि ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं, आपको फिर से बैच की कॉस्ट निकालनी है, तो बैच से रिलेटेड सारे खर्चों को ऐड कर दो तो बैच की कॉस्ट निकल जाएगी, है ना। तो बहुत आसान है। तो अपन एक काम करते हैं, इसके जो आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिए हैं वो भी कर लेते हैं, और वो सब क्वेश्चन तो हमारे नोट्स में है ही, तो अपन नोट्स का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, आप नोट्स में देखना, तो नोट्स में भी यही होगा, है ना। ओके, आइए क्या लिखा है, अर्नव कन्फेक्शनर्स owns a bakery which is used to make bakery items like पेस्ट्रीज, केक्स एंड मफिन्स वगैरह, ठीक है। तो एक बेकरी वाला है, वो ये दुनिया भर के बेकरी आइटम बनाता है। अभी क्या लिखा है, ए सी यूज टू बेक एटलीस्ट 50 यूनिट्स ऑफ एनी आइटम एट अ टाइम। वो एक बार में कम से कम 50 यूनिट तो बनाता ही, मतलब उसका एक बैच 50 यूनिट का होता है, ये उसके यहाँ की पॉलिसी है या उसके यहाँ का सिस्टम है। अ कस्टमर हैज़ गिवन एन ऑर्डर फॉर 600 मफिन्स। कस्टमर ने 600 मफिन्स का हमें ऑर्डर दिया है, और हम एक बार में कितनी बनाते हैं, 50। बताइए कितने बैच हमें बनाने पड़ेंगे। आराम से, अगर एक बैच में हम 50 यूनिट बनाते हैं और हमें 600 यूनिट बनानी है, बताइए कितने बैच बनाने पड़ेंगे। तो 600 यूनिट डिवाइड बाय 50, बताइए 12 बैच आपको बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है। 12 बैच में आप 600 यूनिट बना देंगे तो आप कस्टमर को सेल कर सकते हैं। फिर लिखा है टू प्रोसेस अ बैच, एक बैच की बात चल रही है। टू प्रोसेस अ बैच ऑफ 50 मफिन्स द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इनकर्ड। क्या क्या खर्चा होगा भाई, मटेरियल 500, डायरेक्ट वेजेस 50, और ओवन सेटअप कॉस्ट 150, ठीक है। AC एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स एट अ रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड कितने आएंगे, डायरेक्ट वेजेस का 20% निकाल देना, वही आपके प्रोडक्शन ओवरहेड कहलाएंगे। फिर 10% इज एडिड टू दी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच बैच टू अलाउ फॉर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बोलिए सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितने होंगे, सीधा 10% निकाल देना, किसका, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का। ठीक बात है, तो जो भी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उसका 10% हम निकाल देंगे। अच्छा, तो देखो एक बात और यहाँ समझ में आती है ये सेटअप कॉस्ट को देखकर, कि कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा यूनिट एक बैच में बनाते हैं तो आपका सेटअप करने का खर्चा भी तो बचेगा भाई। अगर बहुत बहुत कम यूनिट आप बनाओगे या एक यूनिट बनाओगे तो आपको कई बार सेटअप करना पड़ेगा, तो आपका सेटअप करने का खर्चा बहुत सारा आ जाएगा। अगर आप बैच में काम करते तो आपका सेटअप करने का खर्चा कम होगा। बताइए, वर्कर्स भी एक ही बार लगेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी और दुनिया भर के खर्चे होंगे वो भी एक ही बार लगेंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वर्क हो जाता है अगर अपन बैच में काम करते हैं तो, है ना। ओके, फिर क्या लिखा है, AC रिक्वायर्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑफ सेल्स वैल्यू, कैन यू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। यस, अपन ने ये बहुत अच्छे से सीखा है, कैसे करेंगे बताइए आप मुझे। यहाँ लिखते हैं कॉस्ट, यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट, और यहाँ लिखते हैं सेल्स, ठीक है। तो 25% ऑफ सेल्स लिखा है, तो जिस पर परसेंट गिवन होता है उसे हम 100 मान लेते हैं, तो सेल्स हो गया हमारा 100, इसका 25% कितना होगा 25, 100 का 25% 25, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी होगी 75। अब बताइए प्रॉफिट कॉस्ट पर कितना है, 25 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, मतलब 33.33% हो जाएगा, बोलिए। ओके, तो प्रॉफिट कितना कमाना है, 33.33% ऑन कॉस्ट।
आपसे बोला है डिटरमाइन दी सेलिंग प्राइस ऑफ 600 मफिन्स, आपको 600 मफिन्स की सेल्स वैल्यू बतानी है। ठीक है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ना। आइए कॉस्ट शीट बनाने चलते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन है हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3। बनाते हैं भाई, कॉस्ट शीट ही बना देते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अपन 1 बैच, एक बैच का खर्चा, और यहाँ पर लिख देते हैं 12 बैच। 600 मफिन्स के लिए तो 12 बैच बनाने पड़ेंगे ना, तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 600 मफिन्स। ठीक है, ओके। अभी क्या करने का है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है बताइए, बताइए कितना था डायरेक्ट मटेरियल, 500। डायरेक्ट मटेरियल 500 एक बैच के लिए। डायरेक्ट वेजेस कितना लिखा था, 50। और ओवन सेटअप कॉस्ट कितना है, ओवन सेटअप कॉस्ट कितना है, 600 नहीं सॉरी 150 है ना, तो ये हो जाएगा 150। ये हमारा क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, इसको ओवरहेड तो नहीं कहा था, नहीं, तो प्राइम कॉस्ट बोल देता हूँ इसको। ठीक है, एक बैच की प्राइम कॉस्ट कितनी है, 500, 600, 700 हो जाएगी, है ना। ओके, अच्छा इसको 12 बैच में आप कन्वर्ट करते जाएंगे, हाँ आराम से 12 से मल्टीप्लाई करते जाइए। तो एक बैच का 500 तो 12 बैच का 6000, एक बैच का 50 तो 12 बैच का 600, और एक बैच का 150 तो 150 इंटू 12 बैच का कितना होगा, 1800। ठीक बात है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6000 प्लस 600 प्लस 1800, तो ये हो जाएगा 8400। ठीक है, 8400 डन। अब बात आती है प्रोडक्शन ओवरहेड की। प्रोडक्शन ओवरहेड की, तो प्रोडक्शन ओवरहेड उन्होंने बोला था डायरेक्ट वेजेस का 20% है ना। तो डायरेक्ट वेजेस मतलब ये, तो 50 का 20% कितना होगा, 10 रुपये। 600 का 20% कितना होगा, 120। ठीक है डन। तो अब अपनी क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। देखा जाए तो फैक्ट्री कॉस्ट कहो या प्रोडक्शन कॉस्ट कहो, इसके बाद केवल एक ही खर्चे बचने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के, है ना। तो ये हो जाएगा 710, ये हो जाएगा अपना 8520। ठीक बात है, ओके। अच्छा आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि प्राइम कॉस्ट दिखाओ ही ना, आप डायरेक्टली फैक्ट्री कॉस्ट दिखा दो या प्रोडक्शन कॉस्ट दिखा दो, है ना। ऐसा भी आप कर सकते थे, क्योंकि ओवन सेटअप कॉस्ट डायरेक्ट है नहीं, अपन उन्होंने कुछ बोला नहीं तो अपन इसे डायरेक्ट मान के चल रहे हैं। और वैसे भी उन्होंने ओवरहेड अलग से दिए हैं, है ना, तो अपन मान के चल रहे हैं कि जिनको उन्होंने ओवरहेड कहा है बस वही ओवरहेड है, इसके अलावा सब डायरेक्ट कॉस्ट ही हो गए, है ना। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवन सेटअप कॉस्ट, है ना। ओके, अब क्या है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हमें ऐड करना है। कितने बोले थे उन्होंने, 10% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो 710 का 10% कितना होगा, 71। और 8520 का 10% कितना होगा, 852। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास आ गई क्या, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी भाई, 710 और 71, ये हो जाएगा 781। ये हो जाएगा कितना, 273 और 9। ठीक है, अब बात आती है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट कितना ऐड करना है, 33.33%। निकाल दीजिए भाई, 781 का 33.33% कितना आएगा, 260। कितना आ रहा है ये, 260.333। और इसका कितना आएगा, 9372 का 33.33%, ये आएगा 3123 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 24 ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब बस यहाँ पर निकल जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा 1041.33। और ये कितना आएगा, ये आएगा अपना, ये आएगा 12,496। ठीक बात है, बस इतना ही आपसे पूछा था, तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा देखो, जब आप ये चैप्टर कर रहे होंगे तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि आपने कहाँ क्या लिखा, क्योंकि बहुत छोटे कुछ बहुत थोड़े से आइटम हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कॉस्ट शीट में ऐड करने के लिए। तो आप ऐसे लोड मत लेना कि कहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर उनका मेन पर्पस है, उनका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई आप सेलिंग प्राइस बताओ, है ना। तो अपन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है।
बस ये कि सारे खर्चे कवर हो जाएं, प्रॉफिट ऐड हो जाए और प्रॉपर सेलिंग प्राइस जो आना चाहिए वो निकल जाए, है ना। सो ये है आपका बैच कॉस्टिंग। हालांकि अभी हमें और सारे इसके क्वेश्चन करने हैं, अपन सारे क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो आरटीपी के हों, चाहे वो एग्ज़ाम के हों, सब करेंगे। ठीक बात है। बस ये होगा कि सिंपल होगा तो मैं मतलब डायरेक्टली समझा दूंगा, वो करना आपको होगा, है ना। चलिए तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। अगेन ये बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है भाई, अ जॉबिंग फैक्ट्री हैज़ अंडरटेकिंग टू सप्लाई 200 पीसेज ऑफ अ कंपोनेंट पर मंथ फॉर द एंसिंग 6 मंथ। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब ये हुआ कि अपन ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी से कि हम आपको डेली मतलब सॉरी मंथली 200 पीसेस ऑफ कंपोनेंट सप्लाई करेंगे, और ऐसा हम कब तक करने वाले हैं, 6 महीने तक करने वाले हैं। मतलब देखा जाए तो 1200 यूनिट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हमने किसी से ले लिया है। 200 पर मंथ सप्लाई करेंगे 6 महीने तक, तो हर महीने 200, 6 महीने में कितने हो जाएंगे, 1200, है ना। ओके, फिर क्या है भाई, फिर है आपका एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपनड अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर आवर्स आर बुक्ड एट एक्चुअल। ठीक है, हम हर महीने एक बैच तैयार करते हैं और उसमें जो भी मटेरियल या लेबर लगता है उसको हम लिख लेते हैं, बुक कर लेते हैं। ओवरहेड्स आर लेवीड एट अ रेट पर लेबर आर। मतलब ओवरहेड कैसे चार्ज करते हैं, लेबर आर के हिसाब से, ठीक है। द सेलिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इज ₹8 पर पीस। हमें एक यूनिट का, एक पीस का कितना मिलेगा, 8 रुपये, है ना। 8 रुपीज़ है हमारी सेलिंग प्राइस। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंट दी कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आपको कॉस्ट भी बताना है और प्रॉफिट भी बताना है, वो भी कैसा, पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर। हर बैच का पर पीस कॉस्ट क्या पड़ेगा वो भी बताना है, हर बैच का पर पीस प्रॉफिट क्या निकलेगा वो भी बताना है। एंड फाइनली ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 पीसेस, और 1200 पीसेस का एक साथ प्रॉफिट भी हमें बताना है। ठीक बात है, क्वेश्चन को समझते हैं। ये हम मंथ दिए हैं, जनवरी में हमने 210 यूनिट बनाए, फेब में हमने 200 यूनिट बनाए, मतलब हमारे बैच का आउटपुट 200 था। मार्च में 220, अप्रैल में 180, मई में 200 और जून में 220। हर बैच में कितना मटेरियल लगा वो गिवन है, ठीक है। तो जैसे कि अपन बात करते हैं, जनवरी में मटेरियल कॉस्ट 650 आया 210 का बैच कंप्लीट करने में, ऐसी फेब में 640 आया 200 का बैच कंप्लीट करने में, है ना, ऐसे। फिर ऐसे वेजेस का खर्चा भी दिया है सारे मंथ का, और डायरेक्ट लेबर आर्स भी गिवन है, कौन से बैच में कितने आर्स लगे वो भी उन्होंने बताया है। फिर नीचे अदर डिटेल्स दी है जिसमें चार्जेबल एक्सपेंस दिए हैं और डायरेक्ट लेबर आर्स दिए हैं, ठीक है। तो जैसे अपन जनवरी की बात करते हैं, 12,000 रुपये का खर्चा आया चार्जेबल एक्सपेंस का, और पूरे मंथ में 4800 आवर्स काम हुआ। क्या मतलब हुआ सर, इसका ये मतलब हुआ कि पूरे मंथ में, अब हमारे यहाँ बहुत सारे बैच अलग अलग चल रहे होंगे, बहुत सारे और भी काम चल रहे होंगे, तो ओवरऑल 4800 घंटे काम हुआ, और 4800 घंटे में चार्जेबल एक्सपेंस कितने आए, 12,000। अब बताओ, अगर मुझे इधर निकालना हो कि जनवरी बैच में चार्जेबल एक्सपेंस कितने होंगे, कितने चार्ज करना चाहिए, तो 240 आवर्स का हम निकाल देंगे। अगर 4800 घंटे में 12,000 के चार्जेबल एक्सपेंस लगते हैं, तो 240 लेबर आवर्स में कितने चार्जेबल एक्सपेंस है जो निकल जाएंगे और उन्हें हम चार्ज कर पाएंगे जनवरी महीने में। सिमिलरली हम फेब में क्या करेंगे, अगर 4400 घंटे में 10,560 रुपये का चार्जेबल एक्सपेंस आया है, तो 280 घंटे तो अपने फैब में जो बैच बनाया गया था 200 उसमें लग गए थे, तो उस पर हम कितना चार्जेबल एक्सपेंस चार्ज कर सकते हैं वो निकल जाएगा। ठीक बात है। तो ये ओवरऑल आवर्स दिए हैं, ये ओवरऑल खर्चे दिए हैं, इनसे अपन को क्या करना है, अपने वाले बैच में कितना चार्जेबल एक्सपेंस लगेगा वो कैलकुलेट कर लेना है। ठीक बात है। तो क्वेश्चन तो हो गया भाई फिनिश। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए आ जाइए करते हैं सॉल्व इसे अपन। क्वेश्चन नंबर है अपना ये 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो भाई अलग अलग बैच का बोला है, हर महीने में अलग अलग बैच बने हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मंथ वाइज। जनवरी में एक बैच, फेब में बैच बना हुआ है ना, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक बात है, ओके। अब किस महीने में कितना कितना खर्चा आया और आउटपुट क्या क्या था, तो एक काम करते हैं अपन बैच की यूनिट्स लिख देते हैं।
ठीक बात है। या फिर एक काम करते हैं, पहले पूरा खर्चा निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट भी निकल जाएगी, पर यूनिट प्रॉफिट भी निकल जाएगा, है ना। ठीक है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग पर्पज से यहाँ लिख दे रहा हूँ 210 यूनिट। अब मेरा मन नहीं मान रहा है तो लिख ही देता हूँ, ठीक है। 210 यूनिट है, यहाँ पर 200 यूनिट्स हैं, यहाँ पर 220 हैं, और यहाँ पर 180 हैं, यहाँ पर 200 हैं, और यहाँ पर 220 हैं। ठीक है, ये यूनिट्स गिवन है। आपके पास क्वेश्चन होगा, मैं डायरेक्ट सामने क्वेश्चन रख के ही लिख रहा हूँ ये, है ना। तो क्वेश्चन आपके पास होगा, तो देखो वैसे ये लिखे हैं यहाँ पर मैं बार बार नहीं दिखा रहा हूँ आपको, टाइम कम है अपने पास अभी, तो थोड़ा सा अपन को क्विकली आगे बढ़ना होगा। चलिए, तो ये तो हो गई अपनी यूनिट्स। अब खर्चे की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना लगा है भाई, गिवन है ये, देखो कितना कितना गिवन है, 650, 640, 680, 630, ऐसे करके सबका गिवन है। तो लिख देते हैं कितना कितना आ जाएगा, 650, 640, 680, 630, 700 और 720। अरे यार, अपन को टोटल में भी निकालना था, पर अपन ने तो स्पेस छोड़ा ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, अपन ना इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ठीक है। और इधर ना अपना क्या हो जाएगा, टोटल वाला काम हो जाएगा। तो टोटल यूनिट अपने कितने हो जाएंगे, 1230 यूनिट, है ना। और टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इन सबको ऐड कर दीजिए, 650, 640, 680, 630, 700 और 720। तो ये आ जाएगा 4020। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्ट बेजेस की। ठीक है, डायरेक्ट बेजेस कितना हो जाएगा, ये भी गिवन है, देखो 120, 140, 150 है ना। तो ये भी सारे लिख देते थे, 120, 140, 150, 140, 150, 160 और टोटल हो रहा है 860। ठीक है, अब बात आती है किसकी, चार्जेबल एक्सपेंस की, है ना, जिसका वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चार्जेबल एक्सपेंस, है ना। तो चार्जेबल एक्सपेंस में मैंने क्या बताया था, जैसे अपन जनवरी महीने की बात करें तो कितना हो जाएगा, 12,000 है कितने घंटों का, 4800 लेबर आवर्स का। तो जनवरी में जो हमारा बैच बना था उसमें 240 घंटे लगे थे, 240 घंटे लगे थे, तो इंटू 240 आवर्स। इसको करके देखिए ज़रा कितना आएगा, 12,000 डिवाइड बाय 4800 इंटू अपन करेंगे 240 आवर्स लगे थे, तो आ जाएगा 600, है ना। तो ये आ रहा है 600 रुपये, है ना। इसका वर्किंग आपको ज़रूर दिखाना पड़ेगा अलग से, है ना, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा वर्किंग, है ना। ऐसे ही फेब मंथ में कितना आ जाएगा, ये 672। ये कैसे आएगा भाई, ये भी देख लो एक बार, एक और बता देता हूँ। 10,560 का जो खर्चा है वो 4400 आवर्स का है, ठीक बात है। और जो फेब मंथ में आवर्स लगे हैं हमारे बैच को वो कितने हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा, 280 हैं, ठीक है, 280। तो इनटू कर देते हैं 280, चेक करते हैं कितना आता है, 10,560 डिवाइड बाय 4400 इंटू 280, ये आ रहा है 672। ठीक बात है, तो ये लिख गया अपना चार्जेबल एक्सपेंस 672। ऐसे ही मार्च में भी 672 आ जाएगा, ठीक है, 672 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा आपका 621, यहाँ आ जाएगा 780, यहाँ आ जाएगा 800, तो टोटल हो जाएगा 4,145। ठीक बात है, आसान है। अब क्या करो, इन सारे खर्चों को जोड़ दो। क्यों सर, क्योंकि इनके अलावा कोई और खर्चा है ही नहीं। तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी, कितनी आएगी, जनवरी में आएगी 1370, फेब में आएगी 1452, मार्च में आएगी 1502, अप्रैल में 1391, मई में 1630, ठीक है, और फिर जून में आ जाएगा आपका 1680 और टोटल आ जाएगा आपका 9025। तो ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। क्या हम यहाँ से प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, हाँ सर। अपन यहाँ लिख देंगे सेल्स, सेल्स कितनी आएगी, कैसे आएगी, उन्होंने बोला था सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस उन्होंने कहा था 8 पर पीस, है ना। और हर एक मंथ के पीस हमें गिवन है, जैसे 210 पीस हैं, तो 210 इंटू कितना 8, 210 इंटू 8 कितना आएगा, एक बार निकालो सेल्स कितना आएगा, 210 इंटू 8
ये आ रहा है 1680 है ना। तो सेल्स आ जाएगी आपकी 1680। ऐसे ही फेब मंथ में कितनी आ जाएगी, 200 इंटू 8 1600। फिर मार्च में 220 यूनिट 8 के हिसाब से, 220 यूनिट 8 के हिसाब से, ये आ जाएगा 1760। फिर 180 यूनिट 8 के हिसाब से, 180 यूनिट 8 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 1440। ठीक है। मई में आ जाएगा 1600, जून में आ जाएगा 1760 और टोटल आ जाएगा 9840। ठीक बात है। तो 1680, 1600, 1760, 1440, 1600 और 1760, टोटल आ जाएगा 9840। तो आपका प्रॉफिट आसानी से निकल जाएगा। ठीक बात है। आपको सेल्स में से कॉस्ट को घटाना है, टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट को घटाना है। ठीक है। तो 1680 में से 1370 गए, कितने बचे, 310। ऐसे ही फेब मंथ में कितना आ जाएगा आपका, 148। ठीक है। मार्च में आ जाएगा आपका 258, अप्रैल में आ जाएगा 49, मई में लॉस आ रहा है 30 रुपये का। ठीक है। जून में 80 रुपये का हो रहा है आपको प्रॉफिट। सो इन सब का अगर टोटल करें, नेट करें, तो ये आ रहा है 815। डन। तो भैया टोटल कॉस्ट निकल आई, टोटल सेल निकल गई, टोटल प्रॉफिट भी हमारे पास आ चुका है। अब हमसे पूछा था पर यूनिट में प्रॉफिट और पर यूनिट में कॉस्ट। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अपन को निकालना है क्या, यहाँ पर निकालना है आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट। कितनी आएगी टोटल कॉस्ट पर यूनिट, बताइए। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट कर दीजिए, है ना। तो ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, है ना, ऐसा करते जाएंगे। तो जैसे टोटल कॉस्ट आपकी 1370 है, टोटल यूनिट कितनी है, 210 है। तो 1370 डिवाइड बाय 210 करिए, 1370 डिवाइड बाय 210, ये आ रहा है 6.52। ये आ रहा है आपका 6.52। ठीक बात है। ऐसे ही फेब मंथ में 1452 टोटल कॉस्ट है, डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितनी है, 200। तो 1452 डिवाइड बाय 200 कितना आएगा, 7.26। और ऐसे ही ये चलता रहेगा। और मार्च में आ जाएगा 6.83। ठीक है। अप्रैल में आ जाएगा 7.73, मई में आ जाएगा कितना, 8.15, जून में आ जाएगा 7.64, है ना। ठीक है। ऐसे निकल जाएगा। ठीक है। अब अगर अपन टोटल में जानना चाहें तो 815 डिवाइड बाय 1230 यूनिट, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, 9025 टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 1230 यूनिट, तो ये आ जाएगा 7.34। तो अपन ने देखो हर महीने की भी अलग अलग कॉस्ट पर यूनिट निकाल दी और टोटल में भी हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाल दी है। ठीक है। अब एक और चीज़ हमसे पूछा था, प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट तो क्या करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टोटल यूनिट्स। ठीक बात है। तो जैसे टोटल प्रॉफिट कितना है भाई, टोटल प्रॉफिट 310 है, टोटल यूनिट है 210। तो 310 डिवाइड बाय 210 कितना होगा, 310 डिवाइड बाय 210, ये आ रहा है 1.476। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.48, है ना। ऐसे ही फेब में क्या होगा, 148 का प्रॉफिट है 200 यूनिट पर, तो एक यूनिट पर प्रॉफिट कितना कहलाया, निकल जाएगा, ये आएगा 0.74। ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा 1.17, यहाँ आ जाएगा 0.27, यहाँ आ जाएगा 0.15 का लॉस, यहाँ आ जाएगा 0.36 और इन टोटल अगर अपन देखें तो आ जाएगा 0.66। कैसे आएगा टोटल वाला, ये आपका 815 का प्रॉफिट है और ये आपकी 1230 यूनिट है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.66। तो उन्होंने पूछा था कॉस्ट पर यूनिट, हर एक बैच का अलग अलग निकाल दिया, हर एक बैच का अलग अलग प्रॉफिट पर यूनिट वो भी निकाल दिया, टोटल में भी बता दिया। उन्होंने एक ओवरऑल पोजीशन भी पूछी थी कि ओवरऑल कितना, क्या हमारा पोजीशन रहेगा, ओवरऑल मतलब कितने का, 1230 यूनिट का तो हम निकाल चुके हैं 815, ध्यान से, है ना। अब बच्चा कहेगा कि हमने निकाल तो दिया है, ओवरऑल 815 का प्रॉफिट हो रहा है 1230 यूनिट में, पर ध्यान रखिए अपन ने 200 यूनिट पर मंथ ट्रांसफ़र करने की बात करी थी, सप्लाई करने की बात करी थी 6 महीने तक। तो मतलब 1200 यूनिट ही सप्लाई करनी थी, मतलब हमें प्रॉफिट कितने का बताना है, केवल 1200 यूनिट का, है ना। देखो उन्होंने बोला भी होगा, इन्होंने बोला होगा, देखो ओवरऑल पोजीशन फॉर 1200 पीजेस, नॉट फॉर 1230। तो कैसे निकालेंगे भाई ओवरऑल पोजीशन,
ओवरऑल प्रॉफिट हमें बताना है, तो कैसे करेंगे, सेल्स लिख लेंगे पहले, यहाँ लिख लेना आप ओवरऑल पोजीशन, है ना, ओवरऑल पोजीशन आ जाएगी। सेल्स कितनी हो जाएगी आपकी 1200 इंटू 8 के हिसाब से कितना आ जाएगा ये 9600, और टोटल कॉस्ट का क्या है भाई 1200 यूनिट, और टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 7.34 पर यूनिट, है ना, तो 7.34, तो ओवरऑल ये हो जाएगी आपकी 8808, ठीक है। तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 792, ठीक बात है, बस इतनी सी बात है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश होता है, आप इसे कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।